एशिया महाद्वीप चल रहा था। एशिया महाद्वीप में आज अपन करेंगे नदियां। एशिया महाद्वीप की नदियां। अब जो एशिया महाद्वीप में जो नदियां हैं उन नदियों में एक नदी है जिसका नाम है हांगहो नदी। हांगहो, या जिसे कहा जाता है पीली नदी। और ये जो नदी है इसे कहा जाता है चीन का सूख। चीन का सूख। चीन का सूख। ये जो हांगहो नदी है ये कुनलुन जो पर्वत श्रेणी के मिलती थी चीन के अंदर, इस कुनलुन पर्वत श्रेणी से, जिसका पूरा नाम है कुनलुन सान पर्वत श्रेणी, यहां से इसका होता है उद्गम। कुनलुन पर्वत श्रेणी से क्या होता है? उद्गम होता है। कुनलुन सान पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी से उद्गम होता है। और जब ये प्रवाहित होती है तो इसके प्रवाह में एक पठारी क्षेत्र आता है, और उस पठारी क्षेत्र की मिट्टी पीली होने के कारण जब ये वहां से प्रवाहित होती है तो पीली मिट्टी को अपने साथ ले लेती है, तो इसका जो रंग है पानी का वो बदल जाता है उस मृदा की अधिकता के कारण। तो इसे उस पीले रंग के कारण इसे क्या कहा जाता है? पीली नदी जो है इसे कहा जाता है। अब वो जो पर्वत क्षेत्र है जहां से ये उद्गमित हुई है, जहां से प्रवाहित हुई है, उसके बाद में हर नदी जो है अपने जल को किसी न किसी सागर या महासागर में ले जाकर छोड़ती है या किसी खाड़ी में ले जाकर डालती है। तो ये जो नदी है हांगहो या पीली नदी, ये अपने जल को पो की खाड़ी में डालती है। पो खाड़ी, खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। वो जो खाड़ी है उस पो खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। और पो की खाड़ी में जब ये सम्मिलित होती है वहां तक अगर हम देखें तो जो प्रवाह क्षेत्र है वो बहुत ही तनाव से लड़ता है, क्योंकि इसका पेटा क्या है? चौड़ा है। जब भी किसी नदी का पेटा होता है उसके किनारे वो अगर चौड़े हैं तो ये मैदानी क्षेत्रों में क्या करेगी? हमेशा प्रवेश करेगी। और पानी की अधिकता जब इसके अंदर होगी तो ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित करती है। प्रभावित करेगी मैदानी क्षेत्रों के अंदर या फसलें होती है या फिर जैव विविधता होती है या फिर मानव बसाव होता है, मानव बस्तियां होती हैं। तो उसके प्रभाव के कारण उनको क्या होता है? नुकसान उठाना पड़ता है। जब उन्हें क्षति होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? चीन का सूख है। तो देखना यह नदी चीन क्षेत्र में, यह नदी चीन क्षेत्र में बाढ़ के लिए जानी जाती है। बाढ़ के लिए जानी जाती है। बाढ़ के लिए जानी जाती है। इस नदी का पीला रंग, पीला रंग लोएस पठार क्षेत्र में उपस्थित पीली मृदा के कारण होता है। पीली मृदा के कारण होता है। पीली उपस्थित पीली मृदा के कारण होता है। दूसरी नदी है जिसे कहा जाता है यांगसी। इसी का नाम है यांग टीसी यांग। यांग टीसी यांग। ये जो नदी है ये नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये जो नदी है ये नदी अपने जल को सम्मिलित करती है पूर्वी चीन सागर में। पूर्वी चीन सागर में सम्मिलित होती है। सम्मिलित होती है। पूर्वी चीन सागर जो है उसके अंदर यांगसी या यांग टीसी यांग नदी जो है अपने जल को क्या करती है? सम्मिलित कर देती है। एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक शहर है चीन का नानजिंग, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नानजिंग शहर इस नदी के किनारे बसा है। किनारे बसा है। फिर आपने बचपन में कभी एक सभ्यता पढ़ी होगी, दजला फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दजला और फरात नदियां युग में है ये। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारी डार्लिंग, जैसे भारत में है गंगा यमुना, युग नदियां हैं दजला और फरात नदियां। अब दजला और फरात नदियां जो है ये इराक की मुख्य नदियां हैं। इसलिए इराक, इराक की मुख्य नदियां। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। दजला फरात नदियां इराक की मुख्य नदियां हैं जिनके किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी है। फिर एक नदी है जिसका नाम है लाल नदी। ये वियतनाम की प्रसिद्ध नदी है। वियतनाम की प्रसिद्ध नदी, वियतनाम की प्रसिद्ध नदी है लाल नदी। फिर एक नदी है मामा बेरामो। मामा बेरामो ये इंडोनेशिया की प्रसिद्ध नदी है। इंडोनेशिया की प्रसिद्ध नदी मामा बेरामो इंडोनेशिया जो है उसकी प्रसिद्ध नदी है। फिर एक नदी है चाउ फेरिया। चाउ फेरिया ये थाईलैंड की प्रसिद्ध नदी है। थाईलैंड की प्रसिद्ध नदी। फिर एक नदी है मेकांग। ये म्यांमार की प्रसिद्ध नदी है। म्यांमार की प्रसिद्ध नदी है। इनके अलावा एक और प्रसिद्ध नदी है जो अपने धान उत्पादन के लिए जानी जाती है, वो है सियांग। सियांग नदी चीन क्षेत्र में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती के लिए। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध नदी है। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध नदी है सियांग नदी। बता दिया।
जिन्होंने बता दिया वर्डिंग डाल लेना। एशिया की महत्वपूर्ण जल संधियां, एशिया की महत्वपूर्ण जल संधियां, अब है एशिया महाद्वीप की जल संधियां। अब जल संधि का मतलब होता है ऐसा स्थल जहां पे दो अलग अलग जलराशियां आके सम्मिलित होती हैं। तो आप एक बार पढ़ते हो स्थल डमरू मध्य, आप एक बार पढ़ते हो जल डमरू, पाक जल डमरू, बाकी नाम तो सुना होगा, पाक जल डमरू नाम सुना होगा। ये जल डमरू क्या है? वही है, दो अलग अलग विशाल जलराशियों को मिलाने वाली एक छोटी जलराशि। तो डमरू का जैसा आकार होता है, मान लो ये विशाल जलराशि है, इसके बीच में एक एक्टिविटी है और दूसरी तरफ एक ये विशाल जलराशि है। डमरू जैसी आकृति बन रही है, यही होता है विशाल जलराशियों को मिलाने वाली एक छोटी जलराशि, जिसे हम क्या कहते हैं? जल डमरू। तो एशिया महाद्वीप में जो जल संधियां हैं उनमें पहली है मॉम मॉम अल्बदेव, मॉम अल्बदेव जल संधि, मॉम अल्बदेव जल संधि। अभी मॉम अल्बदेव जो जल संधि है ये दो क्षेत्र हैं, एशिया और अफ्रीका। तो ये एशिया व अफ्रीका के मध्य स्थित है, एशिया व अफ्रीका के मध्य स्थित। दूसरा यह लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ता है, वह अदन की खाड़ी के मध्य है, मध्य इसको जोड़ता है। तो मॉम अल्बदेव या बॉब अल्बदेव, मॉम या बॉब अल्बदेव, ये जो जल संधि है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है, एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। अगली है हॉर्मुज, और ज्यादातर यही पूछते हैं हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के मध्य दो क्षेत्रों को जोड़ता है ये, ईरान और ओमान को, ईरान व ओमान के मध्य, ईरान व ओमान के मध्य। हॉर्मुज जल संधि या हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है, दो देशों के मध्य स्थित है, ईरान और ओमान। ईरान का ही पुराना नाम क्या था? फारस। और इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। आया कहीं नाम नदी में पीछे जहां पे दजला और फरात नदियां, इराक की मुख्य नदियां। कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। अलग क्षेत्रों के अलग नाम है, जैसे श्रीलंका का सिलोन था, सिलोन था, जिम्बाब्वे, दक्षिणी ओडिशा कहते थे इसको, तुर्की, कुस्तुनतुनिया कहा जाता है इसको। भारत, भारत के नाम है आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, सिंधुस्तान, इंडिया, कई अलग नाम है, जापान, निपन है, जापान का नाम, सबके अलग नाम है क्षेत्रों के। वैसे अगर हम देखें तो ध्यान रखना ईरान जो है पुराना नाम क्या है? फारस। और इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। नोट लगा लेना। तुर्की को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, तुर्की कुस्तुनतुनिया कहलाता था, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। जल्दी आइए भाई को। फिर है तीसरा पाक जल संधि, किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा के मध्य, वह जावा के मध्य, इंडोनेशिया के द्वीप में ये जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, तो जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा जल संधि। फिर मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में क्षेत्र कौन सा है? सुमात्रा, सुमात्रा। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य, और इंडोनेशिया में क्षेत्र कौन सा है? सुमात्रा। छठा है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जो जल संधि है ये रूस, रूस पड़ गया एशिया का भाग, वह अलास्का, और अलास्का पड़ गया उत्तरी अमेरिका और कनाडा के समीप वाला क्षेत्र तथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य, दक्षिणी अमेरिकी या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य, महाद्वीप क्षेत्र के मध्य। तो कौन सी जल संधि है जो तीन महाद्वीपों के मध्य स्थित है? बेरिंग जल संधि। तो ये रूस, एशिया का भाग, अलास्का, उत्तरी अमेरिका का भाग और दक्षिणी अमेरिका, तो तीन महाद्वीपों को जोड़ने वाली जल संधि जो है वो कौन सी है? बेरिंग जल संधि। एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तीन महाद्वीपों को जोड़ने वाली जल संधि। लिख लेना इसको, तीन महाद्वीपों को जोड़ने वाली जल संधि, तीन महाद्वीपों को जोड़ने वाली जल संधि। एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित। अगली जल संधि है मक्कासर, मक्कासर जल संधि, मक्कासर जल संधि। इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, एक है बोर्नियो, बोर्नियो, बोर्नियो व सुलेवासी, बोर्नियो व सुलेवासी द्वीपों के मध्य, द्वीपों के मध्य। और बोर्नियो और सुलेवासी दोनों द्वीप क्षेत्र किसका भाग है? इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इनका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इनका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन। लिख लेना, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अगली जल संधि है जिसे कहा जाता है ताइवान व फार्मोसा जल संधि, ताइवान व फार्मोसा जल संधि। यह स्थित है चीन और ताइवान के मध्य, चीन व ताइवान के मध्य,
अब ताइवान जो है वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, इसकी राजधानी है ताइपे। लेकिन चीन का ये मानना है कि ताइवान उसका क्षेत्र है, उसका हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो हमने कहा चीन और ताइवान की मदद रहता है। भारत ताइवान को मान्यता देता है, विश्व के अधिकांश देश जो है ताइवान को मान्यता देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ताइवान को नहीं मानता, वो चीन जैसा मानता है। ऐसे ही पाकिस्तान ने गलती रखी है, पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता। अपने पासपोर्ट में साफ साफ इजराइल को देश नहीं है। तो अब इजराइल पाकिस्तान को किसी दिन पूरा साफ कर दे तो पाकिस्तान कहां जाए? कहीं दुनिया में कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके पासपोर्ट में साफ है इजराइल को देश नहीं है। इसके बाद यूएन के पास जाओ, चाइना के पास जाओ, जापान में जाओ। अब यूएन के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अगर आपको केस दर्ज कराना है तो आप बताओ तो सही कोई आदमी है इसके खिलाफ केस दर्ज कराना चाहता हूं, अब जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके खिलाफ केस दर्ज करोगे, आपको आपको पूछना चाहता कौन भूत काका भूत, इसका भूत नाम बताओ, दिखता है क्या? इजराइल पाकिस्तान के भूत है। तब भी देखना इजराइल के मामले में कभी पाकिस्तान को कमेंट करता ही नहीं है, और कर ले ऐसे तो सट जाए। अब टेंशन नहीं है, अब अपने मित्र है, अब खाली फोन करके आगे भाई पहले देख जाएगी। तो ताइवान और फॉर्मोसा जलसंधि जो है किसके मध्य है? चीन और ताइवान के मध्य। नोट कर लेना, यह है जलसंधि, यह है जलसंधि चीन सागर को पूर्वी व दक्षिणी, पूर्वी व दक्षिणी चीन सागर में विभाजित करती है, चीन सागर में विभाजित करती है, विभाजित करती है। और लास्ट है इस क्षेत्र में ल्यू पेराइज और सोया जल संधि, ल्यू पेराइज और सोया जल संधि। यह रूस के सकालीन क्षेत्र और जापान के मध्य, व जापान के मध्य। ल्यू पेराइज व सोया जल संधि ये रूस के सकालीन क्षेत्र व जापान जो है उसके मध्य स्थित है। और जापान में भी अलग अलग द्वीप समूह हैं, जैसे होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, ये अलग अलग नाम है द्वीप समूह के। जापान ऐसा देश जिसके पास सेना नहीं है, कोई सेना नहीं रहता जापान ना। जापान की जो सेना है उसे अमेरिका ही रिक्रूट करता है, अगर किसी जापान की सेना जाना है अमेरिका जाओ, अमेरिका ही देता है, अमेरिका ही संचालन करता है। क्योंकि दूसरे विश्व में अमेरिका क्या किया था, हिरोशिमा नागासाकी पे रोड बॉम्ब अटैक, फ्रैगमेंट मिलिट्री हुए, तो तुम तो बहुत कुछ की थी, अमेरिका को आत्मग्लानि हुई, तो उसने क्या कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, माफी मांगे। हम ये कर सकते हैं कि अब जापान जो है वो सेना करेगा, उसकी सोच की लड़ाई कोई नहीं जापान को, जापान की नहीं होता, चाइना की मर्जी में चलेगी। जितने भी जापानी लोग हैं सेना जाना है अमेरिका जाएंगे, जापान की मिलिट्री बनेगी उसमें शामिल होंगे, ऐसा वैसा कौन देगा? अमेरिका। सोचे कि मिलिट्री अमेरिका इनको फ्रीलांस काम करता है, जितना भी पैसा जीडीपी जो है उसका टेक्नोलॉजी करता है। खेती की जमीन नहीं है, कोई खेती नहीं है, कोई पशुपालन कोई डेयरी नहीं है उसके पास, बहुत फार्मिंग होती है जापान के अंदर, कारण यही है। अब है एशिया महाद्वीप की मुख्य खाड़ियां, एशिया महाद्वीप की खाड़ियां, एशिया महाद्वीप की खाड़ियां। पहली है पोहाई, पो की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी। ये चीन के पूर्वी भाग में स्थित है, यहां कहीं पूर्वी चीन में स्थित है, पूर्वी चीन क्षेत्र। एक बंगाल की खाड़ी, कहां है? भारत, भारत का पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग। एक मर्तमान की खाड़ी, म्यांमार के दक्षिण में, म्यांमार के दक्षिण में मर्तमान की खाड़ी। और लास्ट है टोंकिंग की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी। यह वियतनाम के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित। टोंकिंग की खाड़ी वियतनाम के पूर्वी भाग में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आपने देखा कि यूरोप का रोगी या सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है तुर्की को। वैसे अगर पूछा जाए कि एशिया की नाड़ी या एशिया का हृदय किसको कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र है जिसे एशिया की नाड़ी व एशिया का हृदय कहा जाता है? भारत की नाड़ी कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, हृदय मतलब बीच में होगा। तो कौन सा देश एशिया के बीच में स्थित है? मंगोलिया, मंगोलिया। क्या कहते हैं इसको? एशिया की नाड़ी व हृदय, एशिया की नाड़ी व हृदय, मंगोलिया, एशिया की नाड़ी व हृदय, मंगोलिया। ऐसे ही थाईलैंड क्या कहलाता है? सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड सफेद हाथियों का देश। लेकिन सिर्फ हाथियों का देश कहा जाए तो सिर्फ हाथियों का देश कहा जाएगा लाओस, लाओस हाथियों का देश, लाओस हाथियों का देश। अब इसी क्षेत्र में बंदरगाह जिसे कहा जाता है हद बंदरगाह, आज यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है, हद बंदरगाह। कौन सा है? जिद्दा, जिद्दा बंदरगाह। कहां पे है? सऊदी अरब में, सऊदी अरब। क्यों? क्योंकि ये हज यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है, हज यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे एक विवादित क्षेत्र है जिसे कहा जाता है गाजा पट्टी, गाजा पट्टी। यह विवादित क्षेत्र है किसके मध्य? फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य। यहां पे धार्मिक स्थल है यरूशलेम, यरूशलेम जिसको कहा जाता है। ये तीन धर्मों का केंद्र है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। तीनों इसको पवित्र मानते हैं और तीनों इसको अपना अधिकार करना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र में लड़ाई का मूल कारण जो है गाजा पट्टी क्षेत्र और यरूशलेम है। वर्तमान में से कब्जा जिस देश का है उसमें कुछ हिस्सा फिलिस्तीन के पास में है और अधिकांश हिस्सा जो है वो इजराइल के पास में है। तो आज इजराइल अपने आप को सशक्त जो बना रहा है उसका कारण यही है। ये चारों ओर मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है,
किसी की हिम्मत नहीं है ये उसको छेड़ ले। और 7 वर्ष के युद्ध में जितने आस पड़ोस के मुस्लिम राष्ट्र थे सबको धोया था उसने, सबको धोया था। आप ये देखोगे राजस्थान इसराइल से 17 गुना बड़ा है। अब अंदाजा लगाओ इसराइल कितना है। एकमात्र ऐसा देश जिसने ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम जो है अपनी सीमाओं पर तैनात कर रखा है। कोई भी आक्रमण के पता कर लो किसी मिसाइल से ऑटोमेटिक लॉन्चिंग हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस इजराइल के पास है। विश्व की एकमात्र सेना जिसमें 50% महिलाएं हैं और पुरुषों के बराबर लड़ाकू हैं। एक इजराइली दुनिया के किसी भी कोने में आक्रमण मतलब इजराइली आक्रमण कल्पना करो कि वो देश कितना सशक्त होगा कि पूरे विश्व को चुनौती दे रहा है। एक इजरायली नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में अगर है तो वो सुरक्षित रहना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो हम भी मानेंगे कि इजराइल आक्रमण है, पुश कर दो, इजराइल भय पड़े, भाई हिम्मत नहीं होगी तो इजराइल पुश कर दो। सीधा फोन करते हैं इजराइल एम्बेसी में, हेलो हां आ जाओ आएगा आपका है। हां आप इससे लगा लो कि आज तक कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूं तुमको। तो ये देखो दुनिया के सबसे बेहतरीन गैंगस्टर जो है या तो रशिया में पाए जाते हैं, मैक्सिको में पाए जाते हैं, आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई इजराइल को छेड़ने की। अपन तो है क्या, अपन क्या ये जबरदस्ती अपन तो सोचते हैं दुनिया का कौन खोल लेते हैं अपन को, इतना बड़ा तुम कमाल है। मैं कहता हूं छोड़ बाहर जाके किसी भी एक लल्लू को बात कर ले किसी कोई